अभी तुम्हारे पास जब आज और कल का दिन है, ठीक है, तो कोशिश ये करो कि अपनी मेन हेडिंग्स, मतलब अपने सिलेबस को जितनी बार गो थ्रू कर सकते हो, क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हो, राइटिंग थोड़ी थोड़ी करते रहो, लेकिन मेन हेडिंग्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। एक और बात बताती हूँ मैं कि आप लोग जो भी पेन से पेपर करते हैं, कोशिश करो इन 2 दिन में वो 2, 3, 4 पेन, अपने ऐसे 4 पेन निकाल के अपने पास रखो और उन 4 पेन से ही थोड़ा थोड़ा राइटिंग करते रहो। इसका टेक्निकल बेनिफिट तो ये है कि वो पेन थोड़े स्मूथ हो जाते हैं चलने से, तो एकदम से एग्ज़ाम के टाइम नए पेन नहीं लेके जाने, और ऐसे भी नहीं जो बहुत दिन से चला रहे हो कि ख़त्म हो जाए। तो कोई 4 पेन आज से शुरू करो, 2 दिन उन्हीं से थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो तुम्हारा उससे पेपर करते समय थोड़ी स्मूथनेस आएगी। ये तो टेक्निकल ग्राउंड हो गया। और एक थोड़ा सा जो स्पिरिचुअल ग्राउंड है वो ये होता है कि हमारे पेन को भी याद होता है हम क्या पढ़ रहे हैं, और जब आप लिखते हो तो आपका पेन भी आपको याद दिलाता है। अब इसे तुम अंधविश्वास समझ लो, लेकिन ये बात होती है कि हमारे जैसे 5 सेंसेस हमें एग्जाम के समय याद दिलाते हैं, इसीलिए लिखना पढ़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम मुँह से चाहे ना बोलें, लेकिन अंदर ही अंदर ऑटोमेटिकली हम बोल रहे होते हैं। जब हम लिखते हैं तो हमारा हाथ उन्हें फील भी करता है कि हम लिख रहे हैं, हमारा पेन उन्हें फील करता है कि हम लिख रहे हैं, हमारी आंखें देखती हैं। जब हम मन ही मन बोलते हैं तो हमारे कान सुनते हैं। तो हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो वर्क करते हैं और हमारा पेन भी हमारा साथ देता है। अंधविश्वास नहीं लेना कि वो पेन खो गया तो ओहो अब तो हमारा कुछ नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं हमें रिजिड होके रहना, बट ये चीज़ें मैटर करती हैं। इसीलिए ना तो अपना पेन निकाल के किसी को दोगे, अपने उन 4 पेन को किसी को नहीं देना, वो 4 पेन आपके पास रहने चाहिए। 2 पेन एक्स्ट्रा ले जाओ, अगर कोई आके बोलता है अरे हम तो एक ही पेन लाए हैं, तो वो निकाल के दे देना उसे। अपने वो 4 पेन अपने लिए रखो, क्योंकि आपने उन पेन से, एक होता है ना जैसे एक जगह पे है, एक जगह की अहमियत होती है कि उस जगह पे आप तो रोज बैठ के पढ़ते हो तो आपका वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है। आप जगह बार बार बदलते रहोगे तो आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव नहीं होगा। तो ये उसी तरह से है, ठीक है। चलो अब हम आज का हमारा मेन जो है वो है कि जितने भी आपके एनसीईआरटी में इमेजेस हैं वो क्या कहती हैं। अगर उन इमेजेस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो सही इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन, तो हम सारे इमेजेस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ सबके पास है, सबके फ़ोन में है, आप लोग सब अपने अपने इमेजेस ओपन कर लीजिए। इमेज नंबर 1, फर्स्ट इमेज क्या कह रही है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इज अ टीम, ठीक है। तो फर्स्ट इमेज आपको कह रही है कंपनी ऑफ द ईयर, वहां पर हर प्रोफाइल के लोग, तुम देखो तीनों मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लोग हमें यहाँ पे उनके ड्रेस सेंस से पता लग रहे हैं कि हैं, ठीक है। और हमें कह रहे हैं कि तीनों लेवल्स पे हमारा वो टीम काम कर रही है। यानी कि कोई भी कंपनी सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब वहाँ पर सभी लोग एज अ टीम काम करें, एज अ ग्रुप एक्टिविटी काम करें। अगर इसी सेम पिक्चर में आपको प्रिंसिपल के लिए बोल दिया जाए कि विच प्रिंसिपल इज मेंशन्ड इन दिस पिक्चर, तो एस्पिरिट डी कॉप्स आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी पिक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और ये जो बैनर है, ये बैनर कोई एक के पास ही हो, तो क्या आ जाएगा? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो एनसीईआरटी की ही इमेजेस को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके एग्जाम में आती हैं, कहीं से अचानक से इमेजेस नहीं टपकती हैं, बस इन्हीं में थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। और दिमाग में क्या होता है, हम इसी इमेज को दिमाग में रखते हैं और जो इसमें कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है हम उस कॉन्सेप्ट को रखते हैं, तो हम वही आंसर लिख देते हैं, जबकि हम ये नहीं देख पाते कि उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो यही बैनर अगर किसी एक के हाथ में आ जाए तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इमेज 2, इमेज 2 में हमें अगर सिर्फ इमेज को हम देखें तो इमेज को देख के हमें लग रहा है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस में हमने यही कहा है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर लीडिंग, फिर कंट्रोलिंग, तो ये है। बट मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस होता तो यहाँ पे लीडिंग नहीं होता। अगर मैनेजमेंट ऐसे प्रोसेस होता तो यहाँ पे स्टाफिंग होता, फिर डायरेक्टिंग होता और फिर कंट्रोलिंग होता। तो वो एक पहला इसका सिम्टम है
कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस नहीं है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है कि वो ह्यूमन रिसोर्स को भी ज्वाइन कर रहा है, वो फिजिकल रिसोर्सेज को भी कर रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी कर रहा है और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को भी कर रहा है। इसका मतलब मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं। तो इस पिक्चर को देख के, क्योंकि जब मैंने टेस्ट में भी दी थी तो बहुत सारे बच्चों ने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आंसर करा था, जो कि गलत है। ठीक है, थर्ड इमेज में हमें लिखा है यू डोंट लर्न मैनेजमेंट फ्रॉम बुक्स अलोन। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को आप सिर्फ बुक्स में से नहीं पढ़ सकते, उसको सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ के काम नहीं चलेगा। जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तब तक वो थ्योरीज वेस्ट हैं। जैसे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जितने भी बने हैं, ये सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वेस्ट हैं, हमारी बुक्स में हमने पढ़ लिए, अगर हमने इनको अप्लाई करना नहीं सीखा तो इससे ये कौन सा कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी हमारा निकल कर आ रहा है। और अगर हमसे पूछा जाए कि विच नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द इमेज, तो हम कहेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। और बोलो, तेज बोलो, किस लॉजिक बताओ ना। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात नहीं आ रही, यहाँ पे वो कह रहे हैं सिर्फ बुक्स में से पढ़ के मैनेजमेंट नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज काम की नहीं है, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट हो गया। ठीक है, और आर्ट ही लग रहा है, बस और कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्रिएटिविटी की बात नहीं आएगी कि मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी भी है। अगर आर्ट के अंदर की बातें करने लग जाए, अब अगर आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक पूछने लग जाए तो फिर क्रिएटिविटी भी तो आएगी इधर। टॉप लेवल का बंदा मिडिल लेवल को काम नहीं दे रहा। हाँ, वो भी है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? डेलीगेशन भी कह सकते हैं। अगर ये बोला जाए कि सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है तो डेलीगेशन भी कह सकते हैं। मतलब अपने दिमाग को यहाँ पे स्टिक ऑन मत रखना कि ये इमेज उस चैप्टर में थी तो उसी में है। हाँ, प्रायोरिटी हमेशा उसी चैप्टर की होती है, लेकिन हम उससे इंटरप्रिटेशन कहीं भी निकाल सकते हैं। अब हमें इंटरप्रिटेशन में देखना क्या है कि हमें पूछा क्या गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, समझे। देन इमेज 4, ये तो बहुत ही क्लियर है कि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? वेलफेयर, lay out the objectives, communicate with the external, communicate with the listening and communicate with the external environment, survival, organization को objectives के लिए strategies बनाना, वर्क को डेलीगेट करना, ये सारे टॉप मैनेजमेंट के हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या हैं फंक्शंस? सबसे पहले तो क्या कहते हैं उसे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स विच वर एग्जीक्यूटेड मेड बाय टॉप मैनेजमेंट। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स हो गया, कोऑर्डिनेशन ऑफ टॉप एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन टॉप एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो गया। हाँ, कम्युनिकेशन हो गया, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। एंड जो ऑपरेशनल लेवल को, ऑपरेशनल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना। तो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों करते हैं। ठीक है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं? सुपरवाइज एंड ओवरसी द वर्कर्स, communicate to the problems of workers to the middle level management. मैम स्टाफिंग में मिडिल मैनेजमेंट का नहीं है? स्टाफिंग, हाँ, मिडिल का एक्चुअली स्टाफिंग दोनों का होता है, मिडिल का भी होता है और टॉप का भी होता है। कुछ पोजीशंस हैं जो टॉप लेवल करती हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? वर्कर्स काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस के साथ। हाँ, वर्कर्स के, हाँ, वही ओवरसी हो गया ना, वर्कर्स के काम को ओवरसी करना। हाँ, प्रोवाइड ऑल द रिसोर्सेज टू दी वर्कर्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट का आ गया। इमेज 5, कोऑर्डिनेशन। हाँ, तो यानी कि कोऑर्डिनेशन इज अ थ्रेड विच बाइंड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजमेंट। जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी वेस्ट हैं अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो। ठीक है, तो
इस तरह से हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक्ट्स लाइक अ थ्रेड। कोऑर्डिनेशन इज अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? जिससे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सकें और हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें और कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, डुप्लीकेशन ना रहे, इसलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पिक्चर हमें बता रही है कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो किस तरह का क्योस हो जाएगा। देखो सब अपना अपना राह पे चल रहे हैं। देन इमेज 6 इमेज में हमने कहा कि शेयरिंग ऑफ गेन्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स लीडिंग टू कॉम्प्लीमेंट हार्मनी। तो हार्मनी लिखा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब अगर हम ये तो हमें नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन थी, अगर हम इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो हम कैसे समझेंगे कि हार्मनी? नहीं हार्मनी आएगी, वो बोनस दे रहे हैं तो हमारा उसमें लाइन है कि जो भी मैनेजर्स ने जो भी कमिटमेंट्स किए हैं वो कमिटमेंट्स उनको पूरे करने चाहिए और वर्कर्स को भी अपने कमिटमेंट्स पूरे करने। कमिटमेंट्स की तो लेकिन यहाँ पर कुछ बताया नहीं है, सिर्फ ये नहीं, बोनस दे रहे हैं, यानी कि उन्होंने प्रोडक्शन हुई तो यानी कि हार्मनी, यानी कि प्यार से काम करोगे ना। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से फिर दो अलग से कॉन्सेप्ट्स और निकल कर आते हैं। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है मेंटल रिवोल्यूशन का। मेंटल रिवोल्यूशन क्या कह रहा है कि बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिक्वायर्स नीड ईच अदर। क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल होगा ना? हाँ लेकिन इसमें तो सारा सूट अभी भी मेरे साथ तो वही करा है, रिम्यूनरेशन ही नहीं। अरे बट बोनस एक वो होती है ना, बुक में चलो, बुक में तो चलो हाँ ठीक है, तेरे हिसाब से भी रेम्यूनरेशन तो हम तब बोलते बेटा जब यहाँ पे बोनस की जगह पे अलाउंस दिया होता कि मंथली पे, इस पे मंथ का चेक है ये, तब हम कहते उसमें तो फेयर वेजेस हैं। यहाँ पे रेम्यूनरेशन की कोई बात ही नहीं हो रही। बुक में लिखा था ना कि शेयर ऑल द गेन्स, तो गेन ही है पैसा, बोनस तो गेन है ना, तो वो तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में था। तो पहले से डिसाइडेड होता है ना कि अगर गेन होगा किसी पर्टिकुलर, तो वो बोनस दे रहे हैं ना उसे, तो बोनस देने का मतलब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हुआ ना। फिर इसका जो एक्सटेंशन है वो आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि जो भी मैनेजमेंट में लोग हैं सबको एक दूसरे के साथ, जितने भी लोग हैं सबको कॉपरेशन के साथ काम करना चाहिए। यानी कि अगर मान लो सब लोग काम कर रहे हैं और बात ये हुई कि ये हमारा लंच ब्रेक है, ये हमारा टी ब्रेक है, या हमारा ऑफिस आवर्स जो है ये हैं, ये बात हो गई। अब क्योंकि मैनेजर टाइम पे नहीं आए या व्हाटसोएवर द रीज़न, मैनेजर नहीं चाह रहे कि वो ब्रेक ना हो, मैनेजर नहीं चाह रहे कि जो जाने का टाइम है उस टाइम पे वो लोग जाएं और मैनेजर उनको रोक ले, तो दैट इज़ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो जहाँ पे कमिटमेंट्स वाली बात आ रही है वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी ये है कि वो स्ट्राइक्स पे ना जाएं। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की लड़ाई झगड़े की बातें मत करो, अपनी एक दूसरे के साथ बात करो हार्मनी के साथ, हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, और कॉपरेशन का मतलब ये कि एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब यू मस्ट कॉपरेट विद ईच अदर। ठीक है, तो बहुत ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले होते हैं जिसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान रखना हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हम थोड़ा ब्रॉड लेवल पे बात कर रहे हैं, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में हम थोड़ा डाउन लेवल पे बात कर रहे हैं। एमसीक्यू में आया और इसमें एक ऑप्शन में हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड नहीं है, सिर्फ कॉर्पोरेशन। तो फिर तो वही करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है ही नहीं और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, तब तो फिर वही करना पड़ेगा। ठीक है, इसी पिक्चर में अगर वो बोनस की जगह मान लो ऐसा दे देते कि यहाँ पे चेक दे देते तो हम कहते रेम्यूनरेशन है। इसी पिक्चर में अगर एक एम्प्लॉय की जगह दो एम्प्लॉय होते और एक मेल और एक फीमेल होते और दोनों के चेक हमें दिखा रहे हैं कि एक को हमने 10,000 का दिया और एक को हमने 15,000 का दिया, तो हम इक्विटी कर देते। ठीक है, तो इस तरह से सेम पिक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इस तरह का पॉसिबल है। मे बी अगर वो इक्विटी वाला पॉइंट आता तो फिर उसके अंदर हमें ये भी तो पिक्चर में शो करेंगे ना कि वो दोनों सेम लेवल पे ये हम एज्यूम ही कर लेंगे, इतना डिटेल ना भी शो करें तो वो कुछ ना कुछ ऐसे दिख ही जाएगा कि दो सेम लोग हैं और वो दिखा रहे हैं। इतना तुमको गेम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, क्या पता है। अरे सीबीएसई को कोई दुश्मनी थोड़ी ना है तुमसे, वो भी चाहते हैं हमारे बच्चे पास हो, अच्छे नंबर लें, तो दुश्मनी थोड़ी ना जो निकाल लेंगे। तुम पढ़ो, वो पेपर बना रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं सब। इमेज 7 इमेज में ये हमें दिखा रहा है टेक्निक्स ऑफ
साइंटिफिक मैनेजमेंट में फंक्शनल फॉरमैनशिप कि वन पर्सन कैन नॉट होल्ड ऑल द क्वालिटीज, देयरफॉर 8 सुपरवाइजर्स आर नीडेड एट शॉप फ्लोर लेवल। 8 सुपरवाइजर्स में 2 हमारी मेन कैटेगरीज हैं, एक प्लानिंग इंचार्ज, एक प्रोडक्शन इंचार्ज, और प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में 4 लोग हैं। इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सारी कि हाउ टू परफॉर्म दैट टास्क। फिर रूट क्लर्क कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बाद रूट क्या रहेगा, जो भी हमारा प्रोसेस है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे काम होगा। और हर काम कितने टाइम पर होगा और कितनी कॉस्ट पर होगा, दैट इज डन बाय टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एंड एवरीथिंग इज गोइंग इन अ वे वेयर वी थॉट, वी प्लान्ड, दैट इज डिसिप्लिनरियन। ठीक है। फिर प्रोडक्शन इंचार्ज क्या कर रहा है, वो स्पीड पे, यानी कि जो हमने टाइम डिसाइड किया उस स्पीड से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। गैंग बॉस क्या कर रहा है, सारी मशीन जो है वो सही वर्किंग कंडीशन में है। और रिपेयर बॉस अगर खराब है तो रिपेयर करना। तो गैंग बॉस ये देख रहा है कि वो सही है और रिपेयर बॉस उनके रिपेयरिंग पे कंसंट्रेट कर रहा है। इंस्पेक्टर क्या कर रहा है कि सारे काम इंस्पेक्शन करना रेगुलरली कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन अ, हाँ। तो प्रोडक्शन इंचार्ज में इंस्पेक्टर है हु इज ओवरसीइंग ऑल द एक्टिविटीज, एंड प्लानिंग इंचार्ज में डिसिप्लिनरी है हु इज ओवरसीइंग ऑल द एक्टिविटीज। ठीक है। और ये 8 के 8 मिलके वर्कर्स को दे रहे हैं। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये दोनों अपोजिट बात करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि वन सबऑर्डिनेट मस्ट रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, लेकिन फिर वो बात कर रहे हैं टॉप लेवल की, मिडिल लेवल की, तो वहाँ तो ठीक है, यहाँ पे वर्कर्स में उनको ये करना पड़ता है। ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का अपोजिट ये हो जाता है। जो है वो टॉप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए, फेयोल ने बिहेवियरल प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के, जबकि टेलर ने फंक्शनल दिए और शॉप फ्लोर लेवल के दिए। ठीक है। देन इमेज 8 हमारी फेयोल जी की है, स्केलर चेन, जिसमें उन्होंने कहा देयर मस्ट बी अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी फ्लो इन अ एफिशिएंट मैनर, इन अ स्मूथ मैनर, वो चलना चाहिए। बट अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो इतने लंबे चेन पे जाने से हो सकता है डिले इन डिसीजन हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने गैंग प्लैंक वाला दे दिया कि आप गैंग प्लैंक के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। देन इमेज 9 में हमने कहा एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम है कि अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते हैं जो इनिशिएटिव लेने के लिए कि आप अपनी भी राय दो। तो ये कौन सा प्रिंसिपल बता रहा है, इनिशिएटिव। ये तो बहुत क्लियरली है। नहीं, यहाँ पे तो वो उनसे सजेशंस मांग रहे हैं। हाँ, अगर इसमें तुमसे लीडरशिप स्टाइल की बात करेंगे तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल आ रहा है, डेमोक्रेटिक। अगर लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो डेमोक्रेटिक आ रहा है। ठीक है। इमेज 10 उसमें हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के डिफरेंट डायमेंशंस बताए हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हुआ टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, वो हमारे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट है। अब उसमें हमारे पास डायमेंशंस हैं, जैसे कि सोशल एनवायरनमेंट हुआ, जो सोशल वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, सिस्टम, जो सोशल सिस्टम है, उन सब पर हमें शो करता है, जो कि इमेज 11 हमारी दिखा रही है। इमेज 11 क्या दिखा रहा है कि अब लोगों का फैशन टुवर्ड्स फॉर्मल वेयर की तरफ हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डिमांड ज़्यादा हो गई है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो ये इमेज 11 हमें फूड हैबिट्स ये सब दिखा रही है। तो वही तो कह रही हूँ, सोशल एनवायरनमेंट है पूरा सोशल कैसे, ये पूरा सोशल एनवायरनमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी टेक्नोलॉजी नहीं, वो यूज करने लग गए हैं। अब सब लोग यूज करने लग गए हैं। अब हमारी मम्मी, आप लोगों की दादी, ये लोग भी अब व्हाट्सएप यूज करने लग गए हैं। तो ये सोशल एनवायरनमेंट है, ये टेक्नोलॉजिकल नहीं है। अगर हम कहें कि पीपल आर टेंड टू यूज मोर गैजेट्स नाउअडेज, ऑल द पीपल नाउ यूज मोर मैप्स को बहुत यूज करने लग गए हैं, इंस्टाग्राम यूज करने लग गए, तो पीपल की हैबिट चेंज हो रही है ना, तो वो सोशल एनवायरनमेंट है। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से है। जैसे कि हम कहें कि व्हाट्सएप बड़ा यूज़र फ्रेंडली है,
तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। या अब हम लोग अपने सारे यूपीआई हम यूज़ करने लग गए, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। ऑनलाइन टिकट्स होने लग गई, बुक माई शो हो गया, ये सारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। आपकी जो इमेज 12 है, दैट इमेज 12 शोज योर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर आपकी आती है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, जैसे कि जो हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, यानी कि जो हमारी पॉलिसी स्ट्रैटेजीज बाय गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सारा पॉलिटिकल। हाँ, एनी इनिशिएट स्वच्छता अभियान, ये भी हमारा पॉलिटिकल है। हाँ, जो भी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है जो कि इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक मतलब जैसे कि गवर्नमेंट बजट हो गया, मॉनेटरी मनी सप्लाई हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ये सब है ना, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग हो गई, सबके अलावा जो भी करेगी वो फिर पॉलिटिक्स। हाँ, ये सब हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। पर कैपिटल इनकम हो गया, ये भी हमारा इसमें आएगा इकोनॉमिक में। और बाकी इसके अलावा जो बचता है वो सारा पॉलिटिकल। डीमोनेटाइजेशन किस में आएगा, पॉलिटिकल में आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, लीगल जहाँ पे स्टैट्यूटरी चीज़ें आ जाती हैं, हाँ, एक्ट्स लॉ ये आ जाता है, वो आपका लीगल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। देन इमेज 13, प्लानिंग कीपिंग द ऑब्जेक्टिव इन व्यू एंड बीइंग इन एक्शन। तो ये प्लानिंग का हमें बता रहा है कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग ये ध्यान रखता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम सारा प्लान करते हैं। तो इसीलिए प्लानिंग प्रोसेस में भी पहला स्टेप क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला स्टेप हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो ये पिक्चर हमें क्या दिखा रही है, प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होती है, ठीक है ना, गोल ओरिएंटेड है। अगर हमसे विच स्टेप इज मेंशनिंग हियर, तो अगर हमसे स्टेप की बात की जा रही है तो हम क्या कहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं हम, ठीक है ना। फिर इमेज 14, प्लानिंग द फर्स्ट स्टेप टू मैनेजमेंट। अब इस पिक्चर को देखकर हम ये बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो इस पिक्चर प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, हम इस इमेज को देख के लगा सकते हैं। तो हमें क्योंकि हेडिंग में लिख दिया द फर्स्ट स्टेप टू मैनेजमेंट, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। बाकी अगर सिर्फ ये पिक्चर आपको क्योंकि लिखा हुआ तो नहीं गिवन होगा ना, तो अगर ये सिर्फ पिक्चर आपको गिवन है तो आप क्या बोलोगे, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। और भी कुछ बोल सकते हो, नहीं वो तो नहीं आ रहा इस पिक्चर से। कुछ ग्रुप से रिलेटेड होता है प्लानिंग में, इसमें ग्रुप एक्टिविटी शायद कंटिन्यूअस आप बोल सकते हैं। नहीं, देखो बेस्ट तो मेंटल एक्सरसाइज ही है इसमें, ठीक है। बाकी तो हम ज़बरदस्ती कुछ भी यहाँ पे वो बना दें, है ना, तो ये तो मेंटल एक्सरसाइज ही है। देन इमेज 15, फंक्शनल स्ट्रक्चर हमें दिखा रहा है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर होता क्या है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, structure formed by the organizational policy. हाँ, एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है जिसमें फ्रेमवर्क टू गवर्न ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस एंड देयर रिलेशनशिप्स, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। उसमें एक होता है फंक्शनल और दूसरा होता है डिविजनल। फंक्शनल में हम फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पे बात करते हैं, डिविजनल में हम प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन पे बात करते हैं, ठीक है। तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसका में हमने ऐसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ये सारे हमारे फंक्शंस आ जाते हैं। और डिविजनल होता तो क्या होता, जो इमेज 16 है वो डिविजनल स्ट्रक्चर है कि कॉस्मेटिक्स है, गारमेंट्स है, फुटवेयर है, स्किन केयर है, ये हमारा डिवीजन है। फिर हर डिवीजन के अंदर एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है। तो अगर कोई बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है, तो वो लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर पे एम्फेसाइज करेंगे। लेकिन अगर कोई मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट वाइज होगा, फिर हर प्रोडक्ट का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर भी होगा। ऐसा बहुत रेयर होता है, जनरली स्कूल्स में ऐसा होता है कि हम
डिविजनल स्ट्रक्चर एक अलग बनाते हैं और जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो हर डिवीजन का अलग ना होके हर डिवीजन का एक कॉमन फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि कंप्यूटर्स डिपार्टमेंट है वो पूरे स्कूल के लिए एक ही रहता है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो पूरे स्कूल का एक ही रहता है जनरली, अनलेस एंड अनटिल स्कूल काफ़ी हाई लेवल पे बड़ी ब्रांचेस के साथ काम ना कर रहा हो, तो जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा। फिर इमेज 17 क्या कहता है, नो डेलीगेशन लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। यानी कि देखो अंदर एक आदमी बैठा है वो कह रहा है ऑल फाइल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मी, अथॉरिटी भी दे रखी है। तो हाँ, तो उसने यानी कि काम डेलीगेट ही नहीं किया, वो सब कुछ मैं ही करूँगा। ठीक है, तो इसमें हमें डेलीगेशन भी आ रहा है, सेंट्रलाइजेशन भी आ रहा है कि उसने सारा डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास ही रखी हुई है। ठीक है, बट नहीं वहाँ पे देखो, अब मैं बता रही हूँ, हम इसमें सेंट्रलाइजेशन को भी क्यों नहीं ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। इसमें लिखा है ऑल फाइल्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मी। ऑल, अगर इसी की जगह लिखा होता ऑल डिसीजंस आई हैव टू बी टेकन बाय मी, तो सेंट्रलाइजेशन ही होता आंसर। लेकिन ऑल फाइल्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मी मतलब सारी फाइल्स मैं खुद देखूंगा, यानी कि उसने अपने काम को डेलीगेट नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पे डेलीगेशन आएगा। तो सेम पिक्चर अगर ऐसा होता कि ऑल कैंडिडेट्स विल बी फाइनलाइज्ड बाय मी ओनली, यानी कि उसने सेंट्रलाइजेशन रखा हुआ है। बाहर दिख रहा है ना हमें कुछ कैंडिडेट्स बैठे हैं, फिर एक पियोन खड़ा है, तो हमें दिख रहा है ना। तो इसी पिक्चर में अगर ये पिक्चर होती और हमें ये लिखा होता कि ऑल कैंडिडेट्स आर अप्रूव्ड बाय मी, ठीक है ना, फाइनलाइज्ड बाय मी, या ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय मी, तो ये सेंट्रलाइजेशन होता। लेकिन वो कह रहे हैं ऑल फाइल्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मी, तो वो क्या है, डेलीगेशन है। ठीक है, हाँ बताओ बेटा। नहीं एसपीडीजी कॉप्स नहीं आएगा यहाँ पे। इमेज 18 में उन्होंने कहा यू आर इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, आई एम हेयर, यू नीड इट। तो ये क्या दिखा रहा है, डेलीगेशन तो दिखा ही रहा है, ये है ना, डेलीगेशन तो दिखा ही रहा है। और अगर मैं ये बोलूं कि टाइप ऑफ लीडरशिप बताओ तो नहीं फ्री रियन, यू आर इन चार्ज ऑफ ऑल दी प्रोजेक्ट, आई एम हेयर इफ यू नीड मी, आई एम हेयर इफ यू नीड मी, ये लेजिस फेयर में आ जाता है। ठीक है, तो अगर टाइप ऑफ लीडरशिप की बात करेंगे तो ये फ्री रियन हो जाएगा, और अदरवाइज वैसे हम बात करें तो ये डेलीगेशन है। कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या डेलीगेशन का कौन सा एलिमेंट है, डेलीगेशन का कौन सा एलिमेंट है, तो हम उसको अथॉरिटी दे रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तो देखो नहीं दे सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, इमेज 19 में यहाँ पे बड़े सारे लोग हैं और काम करता हुआ कोई बहुत ज़्यादा नज़र आ नहीं रहा है। रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो गई, सिलेक्शन करेंगे इसके बाद। हाँ, तो अब रिक्रूटमेंट ज़्यादा नहीं हुई है, सिलेक्शन ही बहुत ज़्यादा कर लिया हमने। रिक्रूटमेंट तो चलो फिर भी पॉजिटिव प्रोसेस है, वो तो ज़्यादा होनी ही चाहिए, सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कर लिया, यानी कि ओवर स्टाफिंग कर दी हमने। ठीक है, तो हमें काम है ही नहीं इतना जितना हमने लोग अपॉइंट कर लिए अपने, हमने मैन पावर एस्टिमेशन ही गलत लगा दिया था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमारे पास अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम या तो उनका ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, अगर हमें अपर लेवल पे लोग चाहिए तो हम प्रमोशन कर दें। अब हमारे पास ट्रांसफ़र करने के लिए भी जगह नहीं है, हमारे पास प्रमोशन के लिए भी जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर फायर ही करेंगे, ले ऑफ करेंगे, जो आजकल चल रहा है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस ले ऑफ करने पे लगी हुई हैं, कोविड के बाद से ले ऑफ ही होगा। अगर मैं इसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलूँ तो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर नहीं, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। फिर इमेज 20, ये फॉर्मल क्यों नहीं है? फॉर्मल इसलिए नहीं क्योंकि देखो ना सबके सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो साहब ऐसे करके बैठे हैं बिल्कुल ऐसे कुर्सी को लेकर, मतलब बिल्कुल मस्ती चल रही है, कतई आनंद चल रहा है। इमेज
इमेज 20, इसमें हमें बोला कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, इन 3 पे फोकस किया जा रहा है कि हम पहले रिक्रूटमेंट करते हैं, जो एप्लीकेंट है उनको रिक्रूट करते हैं, फिर रिक्रूटमेंट के बाद हम उनका सिलेक्शन करते हैं और फिर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये हमारे एलिमेंट्स या एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल सामने, इसका कुछ और ऑप्शन भी नहीं है। इमेज 21, अब देखो इमेज 21 में हमें बोला गया स्कूल ऑफ मैनेजमेंट लिखा है साफ, प्लेसमेंट इंटरव्यू भी लिखा है, तो ये कैंपस रिक्रूटमेंट है। इमेज 21, उसमें क्या हो रहा है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट लिखा हुआ है, प्लेसमेंट इंटरव्यू लिखा हुआ है, तो ये क्लियरली बता रहा है कि कैंपस रिक्रूटमेंट है, ठीक है। अगर ये सेम इमेज में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की जगह अगर लिखा होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो हम बोल देते एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला है सेम, क्योंकि सेम पिक्चर है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी ऐसा सही मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं वो भी ऐसे ही ऑफिस में मिलेंगे। तो अब हमने जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे जा रहे हैं। अब दूसरी बात करते हैं, अगर ये लिखा हुआ कुछ नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा। अगर आपको बहुत सारे यूथ नज़र आ रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म में है या फॉर्मल्स में हैं, तो हम कहेंगे कैंपस रिक्रूटमेंट है। अगर हमें कोई ऑफिस नज़र आ रहा है जहाँ पे कुछ फाइल्स हैं और वहाँ पे हमें कुछ सीवीज पड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, ठीक है। अगर हमें कोई फैक्ट्री गेट दिया हुआ है और उस पर रिक्वायर्ड हेल्पर लिखा हुआ है, तो यानी कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और सिर्फ स्कूल नहीं लिखा हुआ, फिर ये वो नहीं हुआ पर्सनल इंटरव्यू। क्या फिर ये पर्सनल इंटरव्यू नहीं हुआ अगर सिर्फ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, वो नहीं लिखा हुआ, हाँ, तो बस प्लेसमेंट इंटरव्यू ही है फिर तो ये। मैं तुम्हें अभी ये बता रही हूँ कि जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उसकी वेरियस ऑप्शंस क्या होती हैं। नहीं वो तो ठीक है, तो मैं जो टॉपिक है उससे डिबेट नहीं हो रही ना बच्चे अभी। नहीं लाइक तो सोर्स कैसे बताएंगे अगर वो लिखा नहीं हुआ तो। आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे ना, विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हाईलाइटेड इन द इमेज, बिना कुछ पूछे तो तुम आंसर कैसे दोगे। खाली इमेज थोड़ा ना तुम्हें लिख के दे देंगे कि कुछ भी करो। ऑप्शंस के अलावा आपको सब्जेक्टिव में भी बताएंगे तो सही ना, आपको क्या बताना है। ऐसा थोड़ा है कि खाली पिक्चर दे दी करो जो दिल में आए, ऐसा थोड़ा होगा। या फिर ये बोलते कि एक्टिविटी हाईलाइटेड है। अरे भाई रिक्रूटमेंट ही है। अगर वो तू बोलो स्टेप पूछ लेंगे फिर कि विच स्टेप इज देयर, तो फिर तू बोल सकता है रिक्रूट। मैं देखो अगर हमको इतना ब्रॉडली जाना है ना, तो फिर तो किसी भी इमेज में जितना मर्जी कर लो। अब मैं वही बताऊंगी ना जो छोटे छोटे डेविएशन के साथ आ जाएगी। इफ एंड बट तो अगर मैं तुम जितने लोग हो उतने लोगों को अगर मैं बोलूं इस पिक्चर को चेंज करके दूसरा कॉन्सेप्ट, किसी भी पूरी बुक में किसी भी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं तो तुम इसमें ब्रोकर भी डाल दोगे, लो बन गई। इमेज 22, वहाँ पर हमें ये बताया कि हमारी अनसेटिस्फाइड नीड्स थी, उससे टेंशन हमें क्रिएट हुई। फिर जब टेंशन क्रिएट हुई तो उस टेंशन ने हमें ड्राइव किया, हमने सर्च करना स्टार्ट किया कि हम कैसे अपनी टेंशन को रिड्यूस करें। फिर हमारी नीड सेटिस्फाई हो गई और हमारी टेंशन रिड्यूस हो गई। ये पूरा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही है कि ये मोटिवेशन प्रोसेस को बता रहा है, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई वो नहीं है। फिर इमेज 23 वो हमें बता रही है मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी। वो तो हमें ये 5 वो देख के ही समझ में आ गया। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हमारी बेसिक हंगर होती है, जो बेसिक सैलरी से जाती है। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स जो हमारी स्टेबिलिटी, मतलब जो हमें इनकम मिल रही है उसमें स्टेबिलिटी कितनी है, तो उससे हमारी सेकंड नीड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स जो कि पेंशन प्लान के फॉर्म में जाती है। फिर एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड जो फ्रेंडशिप के थ्रू जाती है, जो हमारे पीयर ग्रुप है यानी कि हमारे जो कलीग्स हैं। और जो एस्टीम नीड्स है वो स्टेटस यानी कि हमें जॉब टाइटल। तो जो मोस्ट कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं वो ये 2 हैं, एक है एफिलिएशन और एक एस्टीम। एफिलिएशन एंड एस्टीम इन दोनों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो ध्यान रखना जहाँ पर हम पीयर ग्रुप्स के साथ बात कर रहे हैं वो एफिलिएशन है, क्योंकि पहले हमें अपने पीयर ग्रुप के साथ चाहिए, उसके बाद हमें वहाँ पे एक स्टेटस चाहिए कि आपका एक जॉब टाइटल है कि ये जॉब टाइटल है।
या ये आपका अलग से रूम असाइन कर दिया गया, ये आपकी एस्टीम नीड्स हैं। और उसके बाद आपको सेल्फ फुलफिलमेंट पर आना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि कोई गोल है वो आपने ही अचीव किया है। मतलब जैसे कि मेट्रो का प्रोजेक्ट है, तो मेट्रो का प्रोजेक्ट श्रीधरन ने ही बनाया, तो वो एक उनके लिए वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर है कि देखो इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि आपने कोई एक पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी कोई प्लान बनाई, कोई स्ट्रैटेजी बनाई, वो आपकी अचीव हो गई, उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रोथ कर ली, तो वो सब आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं। कि अब आपको मनी नहीं चाहिए, पैसा आपके पास बहुत है, मैं बहुत अमीर हूँ, ठीक है, सैलरी मेरी बहुत बढ़िया है, मेरे को सैलरी से कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन क्या करूँ मैं सैलरी का, मुझे कोई, मेरा जॉब टाइटल अच्छा है, मैं CEO हूँ, अब CEO से ऊपर तो कुछ है नहीं, मैं CEO भी हूँ, लेकिन वो CEO होने के बावजूद मेरे पास, मैंने अभी तक कुछ ऐसा अचीव नहीं किया जो थोड़ा डिफरेंट हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके लिए मुझे याद रखा जाए। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा मुझे लगा ये कुछ बोलना चाह रहे हो, मैंने बोल दिया ना, इसलिए चुप है। इमेज 24, इमेज 24 में हम देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं मुस्कुराते हुए, कोई वहाँ बैठ के काम कर रहा है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, इफेक्टिव लीडरशिप इज गेटिंग वर्क डन, टास्क कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड गोल्स अचीव्ड एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, अब ये लिखा हुआ था, इस पिक्चर को देख के हमें क्या पता चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पता लग रहा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है, क्या हो रहा है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड भी दिखाई दे रहा है। वो बातें कर रहे हैं, फॉर्मल कैसे हो गया है? नहीं, वो बातें नहीं कर रहे, तुम देखो वो काम कर रहे हैं, बात हो रही है, खुश होके काम कर रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटी है, हारमोनियस रिलेशनशिप है, ग्रुप एक्टिविटी है, एस्पिरिट देखो, एस्पिरिट डी कॉर्प्स प्रिंसिपल भी है। ठीक है, और आपको यूनिटी ऑफ एक्शन है, लीडरशिप है, लीडरशिप कैसे नहीं लग रहा है? हाँ लीडरशिप कहीं से भी नहीं लग रहा। ऑफ कमांड हो, यूनिटी ऑफ कमांड की भी यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब भी हो सकता है, हाँ डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता है, बिल्कुल रिवीजन ऑफ वर्क हो सकता है, स्पेशलाइजेशन भी हो सकता है। मोड़ तोड़ के तो कुछ भी डाल दो, मोड़ तोड़ के नहीं डाल रहे ना, अब ऐसा कुछ भी तो कैसे डालेंगे, लॉजिक। अब बात ये है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर इसमें आपसे फ्योल का प्रिंसिपल पूछा गया है तो फ्योल के प्रिंसिपल में आप क्या डाल सकते हो? एस्पिरिट डी कॉर्प्स डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपसे इसमें वैसे पूछा गया है तो आप इसमें और क्या डाल सकते हो? मैनेजमेंट का फीचर डाल सकते हो, ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, ग्रुप तो नहीं डाल सकते कि एक बंदा अलग बंदा है। अकेला बैठा है। वो हाँ ग्रुप एक्टिविटी है, और एक अकेला बैठा है तो इन तीनों को देख के हम ग्रुप एक्टिविटी कह सकते हैं। स्पेशलाइजेशन डाल सकते हैं हम, डिवीजन ऑफ वर्क डाल सकते डिवीजन ऑफ वर्क डाल सकते हैं। से डालेंगे हम। स्पेशलाइजेशन ना, वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, बाकी तीन लोग बाहर फाइल वर्क कर रहे हैं, तो डिवीजन ऑफ वर्क है। तो वो टेक्निकल पर्सन है, वो नॉन टेक्निकल लोग होंगे। तो अब ये डिपेंड करता है कि हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन, ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, अगर MCQs में आ गया, और सब्जेक्टिव में तो हमसे पूछा क्या गया है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, एक और चीज़ भी आ जाती है, जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है ना, ये पिक्चर विद कंटेंट भी आ जाता है, जहाँ पे इतनी सारी ऑप्शंस हैं। अगर ये कंटेंट के साथ आ जाएगा तो आपको फिर लीडरशिप के बारे में ही लिखना होगा, फिर ये मत सोचना कि अरे इसमें तो इतनी सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। ठीक है, लीडरशिप के बारे में ही लिखना है इसमें। तो देन इमेज 25, इमेज 25 में सब मीटिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है प्रॉपरली। ग्रुप एक्टिविटी तो है ही, लेकिन कम्युनिकेशन भी हो रहा है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि सब लोग बहुत आराम से सुन रहे हैं। हो सकता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी हो सकता है इसमें। मतलब ऑटोक्रेटिक नहीं लग रहा, बस सब एक ही सुन रहे हैं बस। नहीं, वो तो मैनेजर की तो सुनेंगे ही, ऐसे तो ऑटोक्रेटिक तो तब होता है जब इनके चेहरे से लटके हुए होते हैं कि बोले यार अपनी अपनी, हमारी तो सुन ही नहीं रहा, तो हम ऑटोक्रेटिक। लेकिन देखो कितने पार्टिसिपेट है, स्माइलिंग फेस है, सब कुछ है, देखो प्यार से देखो जरा।
देन इमेज 26, कब ये तो इसमें तो कोई ऑप्शंस है ही नहीं, सिंपल कम्युनिकेशन प्रोसेस है कि पहले सेंडर मैसेज होता है, फिर मैसेज को एनकोड करता है, फिर मीडिया चूज करता है, फिर डिकोड होता है, रिसीवर के पास जाता है, फीडबैक आता है और उस पूरे प्रोसेस में नॉइस आ जाती है। तो जैसे हमारी तो नॉइस चलती ही रहती है बैकग्राउंड म्यूजिक के जैसे, आदत पड़ गई अब तो। इमेज 27, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ लोग बातें कर रहे हैं और एक उधर से जा रहा है, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसमें और कुछ नहीं आ रहा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बस ये दो ही चीज़ें आएंगी और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ग्रेप वाइन इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपको ग्रेप वाइन टर्म की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स वगैरह कुछ है नहीं, तो इसलिए, बट ये पिक्चर आ सकती है। देन इमेज 28, इमेज 28 में क्या हो रहा है, रेमेडियल और प्लान ऑफ एक्शन, सामने लिखा ही है रेमेडियल प्लान ऑफ एक्शन, सारे सेल्स नहीं जा रही है। तो वही दिखा रहे हैं कि हमारी सेल्स कम जा रही है। तो हमने जब कंपेयर किया तो डिविएशंस को हम एनालाइज कर रहे हैं कि भाई ये डिविएशंस आए क्यों हैं, तो उसके करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। अगर सिर्फ कंट्रोल एक्सप्लेन कर दें पूरा ही, सिर्फ क्यों करोगे जब सामने लिखा दिख रहा है, तब बड़ा बड़ा रेमेडियल प्लान ऑफ एक्शन मेरे भाई। और रेमेडियल प्लान ऑफ एक्शन तो कब लेता है, रेमेडियल प्लान ऑफ एक्शन कब लेता है, जब डेविएशंस होते हैं। तो हम रेमेडियल तो अब उसके बाद तो नहीं एक्सप्लेन करेंगे, उसके पहले ही करेंगे। मैंने कब कहा, मैं कह रही हूँ रेमेडियल प्लान ऑफ एक्शन क्यों लेना पड़ा ये बताओगे, क्योंकि डेविएशंस थे। चलो इमेज 29, ये भी बहुत क्लियर है कि शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे बात कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ दो तरीके से बढ़ सकती है। एक, या तो हम उन्हें हाई डिविडेंड दे दें, और या कंपनी के जो शेयर के प्राइसेस हैं वो मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती रहे। तो शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीजेस बाय टू वेज, वन बाय पेइंग हाई रेट ऑफ डिविडेंड और बाय इंक्रीजिंग शेयर प्राइस इन द मार्केट, इस तरह से हो। देन इमेज 30 में हम बात कर रहे हैं कि हमें डेब्ट और इक्विटी, डेब्ट और इक्विटी में से क्या चूज कर, डिसीजन की बात हो रही है। हाँ सारा बताऊंगी ना। फिर से फ्लोट हो रही है। इमेज 30, उसमें बात हो रही है सारे फाइनेंशियल डिसीजंस की जैसे कि पहला हमारा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें हमने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। तो जो लॉन्ग टर्म है वो कैपिटल बचटिंग है और जो शॉर्ट टर्म है वो वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है, सेकेंड डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम डेब्ट या बोरोड फंड, मतलब डेब्ट बोरोड फंड्स लें या ओनर्स इक्विटी के थ्रू लें। थर्ड हमारा है डिविडेंड डिसीजन कि हमारा जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम अपने पास रिटेन करके रखें या एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो अगर आपसे फाइनेंशियल डिसीजंस पूछेंगे तो आपको तीनों लिखने हैं, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। लेकिन अगर आपसे फाइनेंसिंग डिसीजन पूछेंगे तो आपको सिर्फ फाइनेंसिंग लिखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनर्स एंड बोरोड फंड का किस तरह से प्रोपोर्शनेट होगा, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। ये जो, और ये सारा काम कौन कर रहा है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFOs जो होते हैं। अब ये इमेज जो है इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड करके भी दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कहाँ पर इन्वेस्टिंग है, कहाँ पे फाइनेंसिंग और कहाँ पे डिविडेंड है। फिर इमेज 31, उसमें हमने कहा कि जितने भी सेवर्स होते हैं जिनके पास सरप्लस मनी है, दे डू इन्वेस्ट, दे पुट देयर मनी इन फाइनेंशियल मार्केट्स, और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेस फर्म होते हैं, दे बोरो मनी फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट इन दोनों को, जो अलग अलग पार्टीज हैं जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानती हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट इन दोनों पार्टीज को मिलाने का काम करता है, इंटरमीडियरी का काम करता है। ठीक है, इमेज 32 भी इसी बात को कह रही है कि बैंक्स बिजनेस फर्म्स को भी पैसा देते हैं और बिजनेस फर्म बैंक्स में पैसा डालती हैं। हाउस होल्ड बैंक्स को पैसा देते हैं और हाउस होल्ड फाइनेंशियल मार्केट को, यानी कि हाउस होल्ड सबसे अमीर इंसान है, वो सबको पैसा दे रहा है, देख रहे हो।
ठीक है ना। तो हाउस होल्ड जो है वो बैंक्स को दे रहा है। अभी एक मूवी देखी थी हिसाब बराबर, देखी है किसी ने? ओहो हो पढ़ रहे थे मैम, हाँ इसके अंदर मुख्य नहीं है कि बिजनेस फर्म भी पैसे जाते हाउस होल्ड में ही है। क्या? हाँ नहीं, हम अभी पैसा फ्लो कैसे कर रहे हैं इन्वेस्ट मार्केट्स में, हम उसकी बात कर रहे हैं। तुम इकोनॉमिक्स बीच में ला रहे हो, इसमें इकोनॉमिक्स को मत लाओ। हाँ भाई। तो हिसाब बराबर में यही होता है कि वो जो इंटरेस्ट होता है वो सबका ना 2-2, 3-3 दिन का इंटरेस्ट मार लेता है। अब वो 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये ऐसे होता है। तो जो वो इसका मेन कैरेक्टर है, जो भी है उसका मेरा नाम याद नहीं आ रहा उस हीरो का मुझे, वो मेन कैरेक्टर सीए एस्पिरेंट होता है और उसने सीए नहीं की होती ड्यू टू सम फैमिली रीजन। तो वो ये चीज़ देखता है और वो ये कहता है कि ऐसे सोचो कि अगर उनके 50 लाख कस्टमर्स हैं और सबके वो 10 रुपये भी मार रहे हैं तो कितने हो गए? अब किसी के 10, किसी के 20, किसी के 25, 5 करोड़। हाँ, और ये वो हर महीने मार रहे हैं, तो पूरे साल का कितना हो गया? तो वो ये हिसाब बताता है हिसाब बराबर में कि भाई वो हम लोग सोचते हैं 10 रुपए के लिए कौन जाके लड़े, क्योंकि वो अपने 27 रुपये 50 पैसे के लिए बैंक में जाके लड़ता है कि मेरे 27 रुपये 50 पैसे का हिसाब गलत है, तो लोग उसे पागल कहते हैं। तो बात ये है कि फिर वो यही बोलता है कि ये जो बैंक्स है ना, ये जितना भी कमा रहे हैं ना, ये हम कॉमन मैन का पैसा है जिससे कमाते हैं, उसको उठा पटक करके। तो इस पिक्चर में वो हिसाब बराबर वाली चीज़ मुझे याद आ गई कि हाउस होल्ड देखो सबको दे रहा है, अपनी सेविंग करके हाउस होल्ड बैंक में भी पैसा डाल रहा है, कुछ वो फाइनेंशियल मार्केट में भी डाल रहा है, और फिर उन दोनों जगह से बिजनेस फर्म्स को पैसा जा रहा है और बिजनेस फर्म्स भी इन दोनों जगह पे पैसा डाल रही हैं। तो बेसिकली बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स वो हैं जहाँ पे हाउस होल्ड भी पैसा डाल रहा है, बिजनेस फर्म से पैसा डाल रही हैं, लेकिन वहाँ से विड्रॉ कौन कर रहा है? सिर्फ बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड सिर्फ अपनी सेविंग डाल रहे हैं। तो जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं यानी कि वो हमारी वजह से तरक्की पर हैं। वी आर ऑन द टॉप, ठीक है। चलो, तो ये हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, इसको इकोनॉमिक्स के सिस्टम से बिल्कुल रिलेट मत करना। और फिर इमेज 33 जिसमें कि हमें एक बहुत बढ़िया सी बिल्डिंग दिखाई दी है। अब इसको तो रट लो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग ऐसी ही है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा तो भी ये बिल्डिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की है, क्योंकि जितनी भी पुरानी मूवीज हैं जब उन्हें बॉम्बे दिखाना होता है तो वो सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिखाते हैं, उसके बाद वो दिखाते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया दिखाते हैं, लेकिन पहली इमेज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होती है हर मूवी में बॉम्बे दिखाने के लिए। तो बाकी इसके अलावा कोई भी अगर बिल्डिंग की इमेज आएगी तो उसके लिए आपको, चाहे फिर वो RBI हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसका कुछ ना कुछ आपको हिंट क्वेश्चन में लिखा ही होगा, उस तभी आप उस मूवी को, इसका नहीं लिखा होगा मूवी को, अरे मूवी को नहीं, क्वेश्चन को यार आप उस क्वेश्चन का आंसर, अब मैं देखूंगी मूवी आराम से, तुम तो चले जाओगे, तुम पढ़ाई करो, मैं देखूंगी मूवी। बड़े दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मैं तो थक गई, अब मुझे रेस्ट करना है एक दिन का, कल या परसों ही। मैं 2 दिन घूमूंगी, सोचूंगी, बहुत कुछ करूंगी। इमेज 30 बहुत कुछ फिर हमारे वो नहीं होंगे कि अगले पेपर के लिए कुछ बनाने के लिए नहीं होंगे वो, ठीक है। यार ये आदमी क्या है, मतलब इंसान जीना छोड़ दे। मतलब आप रिशित शांत हो जा यार। कभी कभी तो आंटी कम स्ट्रेस होती हो या आंटी वाला स्ट्रेस होता है? डीमैट अकाउंट इमेज 34 में कुछ लोग बैठे हैं और NSE हमें सिस्टम पे नज़र आ रहा है और BSE पीछे कैलेंडर में नज़र आ रहा है, और जिसके पास भी बहुत सारे फ़ोन होते हैं इसका मतलब वो ज़रूर स्टॉक ब्रोकिंग का काम करता है। ये बात पक्की है, असली लाइफ में भी देखना, 2 प्राणी होते हैं जिनके पास मल्टीपल फ़ोन्स होते हैं, 3, 4, 5 फ़ोन होते हैं, एक तो स्टॉक ब्रोकर और एक प्रॉपर्टी डीलर। मिनिस्टर के पास भी तो होते हैं? मिनिस्टर वगैरह। अरे मिनिस्टर तो पढ़े ही नहीं जाते ना, मतलब लोग ही अलग होते हैं, ग्रुप ही अलग है। एक आम आदमी अगर उसके पास 4-5 फ़ोन हैं तो या तो वो स्टॉक ब्रोकर है या वो प्रॉपर्टी डीलर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि NSE है, BSE है, तो इसका मतलब वो स्टॉक ब्रोकर है। अब यहाँ पे ये पिक्चर क्या दिखा रही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम की। हमारा जो पूरा सिक्योरिटी का सिस्टम है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो गया है, डीमेट्रोलाइजेशन। और अगर फिजिकल फॉर्म से
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है डीमटेरियलाइजेशन। तो वो डीमेटेरियलाइजेशन है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में आता है तो वो रीमेटेरियलाइजेशन है। मैम पर इसमें नीचे वाला लिखा नहीं होगा, बीएससी एनएससी तो हाँ। दिखने से भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? बिल्कुल साफ दिख रहा है। कैसी बातें कर रहे हो यार? यार मतलब ठीक कराओ ये। अब आती है इमेज 35। ये क्या कह रही है? ये क्या कह रही है? ये एक्सप्लेन कर रही है कि सेवी क्या है? पूरे ऊपर स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन फाइनेंशियल मार्केट्स में स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, पूरा स्ट्रक्चर ठीक है, वो पूरा स्ट्रक्चर। और इसकी अगली जो इमेज है, इमेज 36, ये तो पूरा तुम्हारा ऑनलाइन ट्रेडिंग का प्रोसेस ही बता रही है। तो इसे देखने के बाद वो हो सकता है तुम्हें ये कह दें कि इस पिक्चर की हेल्प लेके ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोसीजर को एक्सप्लेन करो। तो तुम्हें देखो हिंट भी दे ही दिया, तो कर ही दोगे। इसमें से तुमसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? क्या होता है? वो एक नोट होता है जिसमें सारी डिटेल्स लिखा होता है कि प्राइस कितने का है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ब्रोकर एंड इन्वेस्टर। और एक लीगल होता है कि इस पे डिस्प्यूट हो जाता है। हाँ, इस पे लिखा होता है कि किस डेट को, कितने नंबर ऑफ शेयर्स, किस प्राइस पे, ये सारा मेंशन, डिटेल्स मेंशन होती हैं, ठीक है ना। और T+2 सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है? 2 दिन के अंदर सारे पैसे हाँ, रोटेशनल सिस्टम होता है कि ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज में आपको सारा हिसाब करना है। अगर एमसीक्यू में आएगी T+2 डेज को क्या कहते हैं, तो रोटेशनल ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज। देन इमेज 37 में, हाँ, अभी पहली बार हुई थी। ये तो हमारी बात बहुत बार हो चुकी कि जो टूथपेस्ट जिससे हम अपने ब्रश पे लेके सुबह सुबह लगाते हैं वो फर्स्ट लेवल है। फिर वो जिस बॉक्स में आता है जिससे हम घर लाके फेंक देते हैं डस्टबिन में, वो सेकंड लेवल है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो दुकान वाला लेकर आता है वो थर्ड लेवल है, ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। और जब इस टूथ पेस्ट के जो बॉक्स है उसमें जो फ्री टूथब्रश आता है, उसके लिए ये सेकंड वाला ही प्राइमरी पैकिंग है, क्योंकि इसमें से ब्रश निकाला और यूज करना स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है, क्लियर, सही बात है। फिर इमेज 38, ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि प्रोड्यूसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, फिर कंज्यूमर है। यानी कि इसमें 3 लेवल्स आ रहे हैं। लेकिन अगर प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर होता तो 0 लेवल होता, प्रोड्यूसर, रिटेलर और कंज्यूमर होता तो 1 लेवल। अब प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर है तो 3 लेवल। ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। अगर इसमें पूछा जाए 2 लेवल नहीं, हाँ 2 लेवल 3 लेवल है ना, नहीं, होलसेलर तो वो आएगा एजेंट पे आएगा। प्रोड्यूसर से, हाँ सॉरी 3 लेवल है, ये 3 लेवल है। अगर इसके बीच में एजेंट आता तो फिर 3 लेवल। हाँ, ठीक, सॉरी। क्या पूछना चाह रही थी मैं इसमें, हाँ 4 P's की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सा वाला P आ रहा है? प्लेस। और इमेज 37 में कौन सा वाला P आ रहा है? प्रोडक्ट। वेरी गुड। फिर इमेज 39 में प्रमोशन आ रहा है और ये हमें 4 एलिमेंट्स बता रहे हैं। तो अब अगर ये इमेज का, वैसे तो क्वेश्चन रेयर ही है, इस इमेज का क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको 6 कंपोनेंट्स हैं इसमें, तो हो सकता है कि इसमें आपको कोई 2 कंपोनेंट मिस कर दें और वो MCQs में पूछ लें आपसे, समझ रहे हो? हाँ, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन के साइड में मार्केटर और कस्टमर, पर्सन सेलिंग और सेलिंग, ऐसा नहीं है, वो ये कह रहे हैं मार्केटर इन चारों का सहारा लेके कस्टमर तक पहुंचता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुन लो, इसमें क्वेश्चंस किस वैरायटी के आ सकते हैं। एक तो ये आ सकता है कि इन 6 में से कोई 4 कंपोनेंट लिखे हों और कोई 2 कंपोनेंट फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप दे दे क्वेश्चन मार्क लगा के, वो MCQs में आ जाए। या फिर ये भी आ सकता है, सुन लो ना मेरी, या फिर ये भी आ सकता है कि 3 मार्कर में या 4 मार्कर में इसमें से कोई कंपोनेंट मिस कर दें। जैसे कि मान लो 3 कंपोनेंट मिस कर दिए और ये बोला कि उनको आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो, समझ गए? या 4 कंपोनेंट मिस कर दें और आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो। इससे ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, मतलब एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स तो देंगे ही देंगे।
तो अगर 2 कंपोनेंट मिसिंग है तो मोस्टली वो MCQ होगा। MCQ में आ जाएगा। 3 कंपोनेंट्स मिस हैं या 4 कंपोनेंट्स मिक्स हैं तो वो 3 या 4 मार्कर में आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। बाकी सारी इमेजेस भी आज तक मिलता कुछ ऐसी इमेज तो थी कहाँ अभी तक? नहीं, प्रोसेस जो था दे रखा था कौन सा प्रोसेस? अभी स्टॉक एक्सचेंज का प्रोसेस दे रखा था नहीं, उसमें नहीं। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है ऐसी उनको। इमेज 40 में सेल्स प्रमोशन ये हमें अलग अलग तरह की स्कीम्स दी हैं, तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स? तो ये कौन से पी में आता है? प्रमोशन में आता है। देन इमेज 41 हमें कॉम्पेंसेशन ऑफ 1 लाख मिल रहा है कोल्ड ड्रिंक वाले को, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल है। और एक कौन से कमीशन में जाएगा? अगर कंज्यूमर रिड्रेसल मशीनरी में जाए तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा, ठीक है। तो कौन सा राइट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है? टू सीक रिड्रेसल। और अगर हम रिड्रेसल मशीनरी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। बाकी क्या होते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में? कहाँ तक का होता है? 1 करोड़, उसके बाद स्टेट कमीशन में 10 करोड़ तक, और फिर अब 10 करोड़, अबव 10 करोड़। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाई ना हो तो 45 डेज में स्टेट कमीशन पे जा सकते हैं। फिर स्टेट कमीशन से सेटिस्फाई ना हो तो 30 डेज में नेशनल का, 30 डेज में सुप्रीम और नेशनल कमीशन से सेटिस्फाई ना हो तो 30 डेज में। अच्छा लग रहा है, सब लोग एक साथ बोल रहे हो और सही बोल रहे हो। 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट 2 साल के अंदर अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं, गुड पॉइंट। क्या जब भी आपने प्रोडक्ट या सर्विस लिया उसके 2 साल के अंदर अंदर, ये नहीं कि 10 साल पहले हमें कोल्ड ड्रिंक खराब, हाँ ये नहीं कहना। अब पता लग गया। मतलब जैसे कि अगर वारंटी गारंटी जो भी है वो 2 साल से कम है तो 2 साल तक आप कंप्लेंट कर सकते हो। इसका उनकी वारंटी से कोई लेना देना नहीं। यार तो मत बोल। इमेज 42 में लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर दी जा रही है, यानी कि कंज्यूमर अगर प्रोड्यूसर या मार्केट या अगर किसी भी तरह की कोई रॉन्ग एक्टिविटी कर रहा है, सुपरफिलियस एक्टिविटी कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई भी मैल प्रैक्टिसेस हैं, तो उसके अगेंस्ट कंज्यूमर को पूरी लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। ये उस बात को बता रहा है, ठीक है। देन इमेज 43, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नो योर राइट्स ऑफ कंज्यूमर बता रहे हैं सारे के सारे, जागो ग्राहक जागो। तो कंज्यूमर अवेयरनेस है ये, कि किस तरह से कंज्यूमर अवेयरनेस दी जा रही है, ठीक है, सही बात है। श्योर और हट दोनों दे रखी हैं। कोई बात नहीं, भावुक मत हो, कुछ नहीं होता। हमें पिक्चर में कमी नहीं निकालनी, हमें उस पिक्चर को समझना है बस। इमेज 44, ये हमें स्टैंडर्डाइज मार्क दे रखे हैं कि एफपीओ किस में आता है? फ्रूट्स में, जो भी फ्रूट्स रिलेटेड फल, ठीक है, उसमें आता है। जैसे कि जैम हो गया, स्क्वैश हो गया, ये सब चीजें हो गई। और एग मार्क आता है एग्रीकल्चर में। अच्छा देखो, इको मार्क है ये, हाँ। और ISI तो हमारा उसका है ही, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का है, हॉलमार्क गोल्ड का है। इको मार्क किसका है? हाँ। फिर लास्ट में इको मार्क ये होता है कि हमने इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखा है, हमने अपने एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखा है, ये इसका मार्क है। तो किसी भी प्रोडक्ट पे अगर इको मार्क है तो इसका मतलब वो विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। देन इमेज 45, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, तो उसके दिमाग में एकदम से ये आई लेडी के दिमाग में, देख रहा है वो पिक्चर दिखा रहा है कि लेडी के दिमाग में है कि अच्छा कंज्यूमर, तो ये उसकी अवेयरनेस ही है ये भी, कि वो कितना अवेयर है कि अगर वो उसके साथ कुछ कह रहा है तो उसके दिमाग में है कि अच्छा मैं काउंसिल में जा सकती हूँ। वाह वाह वाह। सो इसी के साथ ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।